हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 9 और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आओ साथ मिलकर लौट चलते हैं अपने बायोलॉजी की खूबसूरत सी दुनिया में, जहाँ हम ढेर सारे डायग्राम देखेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं उसका डायग्राम देखने से। तो यह है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। तो इसमें आप दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख पा रहे हो, एक रफ है और एक स्मूथ है। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल में पाए जाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी टाइम से। अब आप ये सोच रहे होंगे क्विक रिवीजन वाला पार्ट कहाँ गया, तो वो बच्चों मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें शुरुआत का टाइम वेस्ट हो जाता था। अगर आपको पिछला टॉपिक देखना होगा तो आप पीछे से देख लोगे, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, तो इसलिए वो पार्ट मैंने हटा दिया। तो स्टोरी टाइम में हम कहानी नहीं सुनेंगे लेकिन बातें करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बच्चों सेल हमारी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी वो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करती है, वर्क करती है। साथ में हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को करने में भी हेल्प करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो सब सेल के थ्रू ही होते हैं। तो वो फंक्शंस जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, उन्हें सेल्स बनाती हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, उन्हें सेल्स बनाती हैं। तो इन सभी को बनाने में सेल हेल्प करती हैं, उन्हें बनाने का वर्क करती हैं। इसके अलावा बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं चलो, कि आपका घर ईंटों से बनता है। आप पहले घर की बाउंड्री बनाते हो, ईंटों से मजबूत बनाते हो ताकि भूकंप आने पे वो गिर ना जाए। फिर अपने घर के अंदर आप गेस्ट रूम को, किचन को, वॉशरूम को, बेडरूम को, सभी को ईंटों द्वारा, दीवार द्वारा अलग अलग करते हो, सेपरेट करते हो, ताकि गेस्ट रूम में बैठे हुए गेस्ट को कोई डिस्टरबेंस ना हो आपके होने से। अगर आप बेडरूम में बैठे हो, किचन के वर्क से किसी और को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आप उसको सेपरेट करते हो ईंटों द्वारा। तो ऐसे ही बच्चों सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेफ्टी देने का वर्क करती है, उसे प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद में सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में। तो वो कंपार्टमेंट्स भी यानी सेल ऑर्गेनेल्स भी सेल मेम्ब्रेन की जैसे ही मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की जैसी ही होती हैं, या सेल मेम्ब्रेन की होती हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन्स लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये बात अलग होती है कि उनका रेशियो अलग अलग होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, उन दोनों में लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज अलग अलग होता है। तो निर्भर करता है कि वो किस तरह का सेल ऑर्गेनेल है, तो उसके हिसाब से लिपिड और प्रोटीन का रेशियो अलग अलग हो सकता है, यानी उनका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। बाकी सारी मेम्ब्रेन्स बनती लिपिड और प्रोटीन से ही है। तो बच्चों मैं ये बात आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी मेम्ब्रेन के फोल्ड से ही बना होता है। तो चलो अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर और वेसिक्युलर स्ट्रक्चर होता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के चपटे चपटे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है और वो मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, और इसके बारे में हमने अभी जाना था। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये बच्चों आप ब्लू कलर के स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये चपटे चपटे स्ट्रक्चर है
जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरी सेल में भी पहुंच जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्या होता है, कठोर आवरण होता है सेल वॉल, जिसकी वजह से वो बाहर आदान प्रदान नहीं कर पाती। इसलिए पास की दो सेल्स आपस में पदार्थों का आदान प्रदान कर सकें, इसलिए उनमें छोटे छोटे रास्ते पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी सेल तक भी पहुंच जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल में लगभग फैला होता है। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जोड़ने का भी वर्क करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो बच्चों, सेल में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनकी डायग्राम देखते हैं। तो ये है बच्चों पिंक कलर का आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हो, और सेकंड है ऑरेंज कलर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरने का भी वर्क करता है। एक और डायग्राम देखते हैं। तो इसमें दोनों ग्रे कलर की हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर्स के बारे में चलो बातें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साथ में दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंज हो सकते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है और स्मूथ रफ बन सकता है। तो ये आपस में बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानने से। तो बच्चों, ये रफ स्ट्रक्चर का होता है, यानी दिखने में रफ होगा, खुरदुरा होगा, उभार पाए जाएंगे, बीड लाइक अपीयरेंस होगा, यानी उभार से पाए जाएंगे, दानेदार होगा। तो बच्चों, ये दानेदार दिखाई क्यों देता है? ये इसलिए देता है क्योंकि इससे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इससे इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर और वेसिक्युलर स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी ये चपटे चपटे वेसिकल्स होते हैं। तो इसका एक डायग्राम देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो यह है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये मेम्ब्रेन के चपटे चपटे स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें पिंक कलर का राइबोसोम प्रेजेंट है। इसी राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा लगता है देखने में, यानी उसमें उभार पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन ही प्रोटीन बनाना होता है। तो एक सेल में जितने भी प्रोटीन सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस यानी बच्चों हमारे एंजाइम्स, वो एक प्रोटीन का ही रूप होते हैं, उन्हीं से ही बनते हैं। और बहुत सारे पदार्थ प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो उन सभी प्रोटीन्स को बनाने का वर्क रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो नेक्स्ट आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने में स्मूथ होता है, यानी फ्लैट होता है या चिकना होता है। तो ये बच्चों चिकना क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इससे राइबोसोम अटैच नहीं है। राइबोसोम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब ये इस पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो इसलिए ये स्मूथ दिखाई देगा, यानी प्लेन दिखाई देगा। इसी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स के समान स्ट्रक्चर से बना होता है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पाइप के समान स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
हमने रफ की बात की थी तो वो चपटा चपटा था, लेकिन ये पाइप के समान स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। तो एक डायग्राम देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो ये है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें पाइप के समान स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सब्सटेंसेस को बनाने का वर्क कर रहा था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस को बनाने का वर्क करेगा। तो वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और हार्मोन। साथ में बच्चों ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है, और वो है हमारी लिवर सेल में प्रेजेंट होने का वर्क। तो हमारा लिवर बच्चों, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर कुछ भी टॉक्सिक होता है तो उसे डिटॉक्सिफाई करने का वर्क लिवर करता है। जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का वर्क लिवर करता है। तो लिवर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है। तो लिवर सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों कोई भी ड्रग जो टॉक्सिक हो या फिर कार्किनोजेंस होते हैं बच्चों, जो कैंसर करने वाले कारक होते हैं, तो उन सभी को डिटॉक्सिफाई करने का वर्क लिवर सेल में प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।